Hi Vijabadi, this is your educator Shubham Pathak and welcome to the lecture in which we are going to discuss most important questions of the chapter Manufacturing Industries. Now let me first tell you कि ये most important questions हैं क्यों. These are called most important questions क्योंकि इसमें से mostly जो questions हैं वो previous year board exams में आ चुके हैं. आपको पता है कि term 2 में आपका exam जो है कैसा होने वाला है, सब्जेक्टिव होने वाला है. 2 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो हमारे लिए बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिन्हें हमें प्रैक्टिस करना है पेपर से पहले वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो मोस्टली इसमें पीवाईक्यूज करा रही हूं मैं. इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं एंड दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपके टर्म 2 में आ सकते हैं. तो सेशन को आखिरी तक जरूर देखिएगा. इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, वो भी जरूर एक्सेस कर लीजिएगा. जस्ट अ लिंक, यू हैव टू क्लिक ऑन इट. पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगी, कहीं आपको इधर उधर लॉग इन करने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगी मैं. होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, बट हो पाए तो प्लीज होमवर्क क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा सो दैट आई नो दैट यू आर प्रिपेयरिंग. कूल, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का. ये स्टेटमेंट उठ के आ जाता है, कभी कभी ये स्टेटमेंट अलग तरीके से भी आता है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है और आगे लगा हुआ है एनालाइज या आगे लगा हुआ है एग्जामिन. सेम ही आंसर रहेगा, राइट. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? देश की फैक्ट्रीज. सो देश की फैक्ट्रीज का देश की डेवलपमेंट में रीढ़ की हड्डी जैसा योगदान है. ऐसा क्यों बोला जा रहा है? चलो बायोलॉजी भी पढ़ाती हूँ तो बता देती हूँ. रीढ़ की हड्डी का क्या काम होता है? व्हाट इज बैकबोन इज यूज्ड फॉर? For standing, for locomotion, for any sort of movement you need your backbone, right? Similarly, if a country wants to grow, अगर एक country को develop होना है तो उसे चाहिए manufacturing industries. तो अब लिखने हैं उसके points. तो सबसे पहली बात तो है कि industries होंगी तो लोगों को jobs मिलेंगी, लोगों को jobs मिलेंगी तो लोगों को पैसा मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा तो लोगों की गरीबी हटेगी, बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिलेगा और देश जो है उन्नति करेगा, राइट? पहला लॉजिक. दूसरा लॉजिक है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर भी मॉडर्नाइज होता है. एक ऐसा देश, एक ऐसा डेवलपिंग नेशन इंडिया जैसा, जहां पे आज भी 60% से ऊपर जनता क्या करती है? खेती करती है. तो वहां पे अगर हम एग्रीकल्चर प्रो इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी करते हैं. हमारे सारे केमिकल फर्टिलाइजर किधर से आते हैं? इंडस्ट्रीज से आते हैं. तो एग्रीकल्चर भी इंप्रूव हो रहा है, पावर्टी भी कम हो रही है, एग्रीकल्चर के थ्रू भी पावर्टी कम हो रही है, राइट. थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज. बड़ा फैंसी सा वर्ड है, क्या मतलब है इसका? देखो, हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं. देश में 28 स्टेट्स हैं करंटली, सारे के सारे बराबर नहीं है. कुछ ज्यादा गरीब हैं, कुछ कम गरीब हैं, कुछ अमीर स्टेट्स में काउंट होते हैं, प्रॉस्पेरस स्टेट्स में काउंट होते हैं, राइट. अगर एक स्टेट में डेवलपमेंट थोड़ा कम है, वहां आप डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं कि वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, तो सबसे इजी तरीका क्या है कि वहां पे कुछ अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज लगा दीजिए. अगेन सेम लॉजिक, इंडस्ट्रीज होंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, हेल्थ कोशन बढ़ेगा, राइट. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स. अगर आपको खुद का भी कोई रेलेवेंट पॉइंट लगता है तो आप जरूर ऐड ऑन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. इंटरडिपेंडेंस का मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है और इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. पहले बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे कैसे डिपेंडेंट है. भाई इंडस्ट्रीज में कौन काम करते हैं? रोबोट्स तो काम नहीं करते, ह्यूमन बींग्स काम करते हैं. ह्यूमन बींग्स खाना खाते हैं, हवा तो नहीं पीते. वो खाना किधर से आता है? एग्रीकल्चर से आता है. सो डेफिनेटली फॉर योर सर्वाइवल पीपल हु वर्क इन इंडस्ट्रीज नीड एग्रीकल्चर. फर्स्ट पॉइंट लिखा नहीं है यहाँ पे, बट इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, एग्रो इंडस्ट्रीज होती है, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता है. फॉर एग्जांपल चीनी चाहिए, गुड़ चाहिए, तो उसके लिए क्या लगेगा? गन्ना लगेगा. गन्ना किधर से आएगा? खेतों से आएगा, राइट. रोटी खानी है, रोटी कैसे बनेगी? आटे से बनेगी. व्हीट कहाँ से आएगा? खेतों से आएगा. तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो तो मेजरली डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर पे. फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर के लिए चीजें बनाती हैं. पीवीसी पाइप चाहिए, पंप चाहिए आपको खेतों में पानी के लिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, किधर से आएगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आएगा. तो एग्रीकल्चर को भी फायदा हो रहा है, इंडस्ट्रीज को भी फायदा हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज नॉट असिस्टेड एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट आल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेसेस वेरी एफिशिएंट. हमें दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं होना पड़ता एग्रीकल्चर के लिए. हमारे पास सब है, हमें जो जो खाने का मन करता है देश में हम खुद ग्रो कर लेते हैं.
All that has been possible because of green revolution, because of modernization in agriculture. और वो कहाँ से आया है? Because of the manufacturing industries. Cool. So raw material industries में जाता है एग्रीकल्चर से, खाना इंडस्ट्रीज को लोगों को मिलता है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर को मिलता है पीवीसी पाइप, फर्टिलाइजर एंड ब्ला ब्ला, और ऑल्सो एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल का काम करता है इन इंडस्ट्रीज. आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, सॉरी. एंड लास्ट वाला पॉइंट, यस. तो 4 पॉइंट्स यहाँ पे दे रही हूँ, एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता दिया है वो खाने वाला, आप लिख लीजिएगा. नेक्स्ट, क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अच्छा, आपकी बुक में क्या है ना, इंडस्ट्रीज को बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है एनसीईआरटी में, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ हैवी इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, कितना पैसा लगा इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल, बिग स्केल, राइट. तो ऐसे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है. किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है बच्चा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. 1 मार्क में, किसी 3 मार्क के क्वेश्चन में एक पार्ट बन के आ सकता है. और क्या कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई एम आस्किंग अबाउट द कैटेगरीज, कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे कौन सी 2 कैटेगरीज है जिसमें इंडस्ट्रीज को बांटा जाता है. सिंपल है, पहली है एग्रो बेस्ड, दूसरी है मिनरल बेस्ड. रट्टा मारने की बात ही नहीं, हमें तो नाम से दिख रहा है इसकी डेफिनेशन क्या होगी. एग्रो बेस्ड का मतलब जिनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, खेतों से आता है. फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री डिपेंडेंट अपॉन शुगर केन, राइट. टी इंडस्ट्री, चाय कैसे पियेंगे, चाय के बाग से आएंगे ना, चाय की पत्तियां, तभी तो चाय बनेगी. तो टी, रबर, सिल्क, जूट, ऑल ऑफ दीज आर एग्रो बेस्ड, क्योंकि रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से. मिनरल बेस्ड वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें मिनरल लगता है. अब मिनरल मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है. चेयर बनानी है, टेबल बनाना है, वुड का नहीं, आयरन वाला की बात कर रही हूँ, रेलिंग बनानी है, लिफ्ट बनानी है, एरोप्लेन बनाना है, सबके लिए मिनरल लगता है. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जिनका रॉ मटेरियल मिनरल से आता है, माइनिंग से आता है. कूल. मोस्टली इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. अगेन रट्टा नहीं लगाएंगे, कॉमन सेंस की बात है. मान लो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपको लगानी है इंडस्ट्री, क्या देखोगे, रॉ मटेरियल पास में मिलना चाहिए, मार्केट पास में होनी चाहिए, वरना ट्रांसपोर्ट पे ही पैसा खर्च करते रह जाएंगे हम, है ना. तो वही सारी कॉमन चीजें हैं इसमें. इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एक तो रॉ मटेरियल इजी तरीके से अवेलेबल हो, ये नहीं कि बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है रॉ मटेरियल के लिए. बहुत दूर दराज से जैम की फैक्ट्री लगाई है, जैम के लिए चाहिए एप्रिकॉट और फैक्ट्री लगा दी केरला में, भाई ट्रांसपोर्ट में ही सारा पैसा चला जाएगा. ऐसे नहीं करेंगे, हिमाचल में लगाएंगे, पैसा बचेगा, राइट. So easy availability of raw material as well as good quality raw material and cheap raw material. Efficiency सबको चाहिए. दूसरा point, availability of cheap labor. Mostly industries छोटा नागपुर वाले प्लेट्यू में क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ना आपको लेबर बहुत इजी से मिल जाता है और बहुत सस्ता मिल जाता है. तो चीप लेबर सबको चाहिए होता है. जब लेबर चीप होगा, स्किल्ड लेबर भी अगर चीप होगा, अनस्किल्ड लेबर भी चीप होगा, तो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या होगा, कम होगा. प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होगा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा. बनने में कम पैसे लग रहे हैं, बेच आप महंगा रहे हो, तो प्रॉफिट बढ़ गया ना. So every industrialist, every capitalist want more and more profit. Next point, availability of uninterrupted power supply. ये तो हमारे इंडिया में इसकी अभी भी बहुत मारा मारी है. पावर सप्लाई में बहुत दिक्कत आती है, इतनी बार लाइट जाती है इंडस्ट्रीज में कि जनरेटर में इतना पैसा वेस्ट होता है, डीजल बहुत वेस्ट होता है. तो पावर सप्लाई भी अच्छा चाहिए, इसलिए बहुत दूर दराज गांव में इंडस्ट्रीज नहीं लग पाती हैं क्योंकि वहां पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है. नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. माना बहुत अमीर लोग भी होते हैं जो अपने घर का ही पैसा लगा के इंडस्ट्री खोल लेते हैं, बट मोस्टली लोन्स वगैरह लेने पड़ते हैं. तो अगर एक ऐसे एरिया में आपकी इंडस्ट्री है जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज ही अच्छी नहीं है, लोनिंग फैसिलिटीज ही अच्छी नहीं है, तो फिर कैसे चलेगी वो इंडस्ट्री. सो यू हैव टू लुक फॉर द कैपिटल ऑल्सो, कि मनी भी अवेलेबल हो आपकी इनिशियल चीजों के लिए. मनी देखो, इंडस्ट्रीज में मनी का यूज रोज होता है, जब लगानी है तब भी होता है और डेली बेसिस पे भी होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो खरीदना ही पड़ेगा ना. तो मनी इज लाइक अ वर्किंग कैपिटल. क्लास 9 में आप पढ़ के आए हो, क्या होता है वर्किंग कैपिटल, बताना जरा कमेंट्स में, याद है कि नहीं तुम्हें. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट. अगेन सेम लॉजिक, अगर मार्केट बहुत दूर है तो भी हमारा ट्रांसपोर्ट में बहुत खर्चा लगेगा, और ट्रांसपोर्ट अगर महंगा ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ रहा है क्योंकि ब्रेकेबल सामान हम बना रहे हैं, अगेन प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा. सो वी हैव टू लुक फॉर दैट ऑल्सो. देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हर इंडस्ट्री को चाहिए होता है. एक तो वर्कर्स जो काम करेंगे उनको भी चाहिए भाई पानी पीने के लिए. दूसरा, ऐसी बहुत ही कम इंडस्ट्रीज होती है जिनके प्रोडक्शन प्रोसेस में पानी की जरूरत नहीं होती. जैसे जूट इंडस्ट्री में तो इतना पानी चाहिए, बिना पानी के हो ही नहीं पाएगा, तभी वो हुगली बेसिन में कॉन्सेंट्रेटेड है. आयरन इंडस्ट्रीज में भी चाहिए कूलेंट की तरह.
पानी चाहिए होता है मोस्टली इंडस्ट्रीज में, तो दैट्स ऑल्सो वन फैक्टर. नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड. सॉरी, मैंने यहाँ पे फिर से एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड दे दिया. आप हैवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज, ऐसे करके सारे आप डिफरेंशिएशन प्रिपेयर जरूर करिएगा. पहले पॉइंट में आप डेफिनेशन लिखेंगे जो पहले बता चुकी हूँ. दूसरे पॉइंट में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एग्रीकल्चर, क्योंकि गाँव में ज्यादा होता है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगती भी खेतों के पास है, तो मोस्टली इंप्लॉयमेंट वो रूरल इंडिया को देती है. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहीं पे भी लग सकती है, जहां मिनरल की अवेलेबिलिटी होगी वहां लगेंगी. अब मिनरल थोड़ी गांव और शहर देख के अवेलेबल होता है, तो रूरल इंडिया को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कभी कभी अर्बन इंडिया को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स. यहाँ पे आप एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा. इंडस्ट्रीज के केस में एग्जाम्पल सारा मस्ट. मैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री के नाम नहीं पूछ रही हूँ, पर टाइप जरूर लिखिएगा, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइट, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी. नेक्स्ट, why does Chota Nagpur Plateau region have the maximum concentration of iron and steel industries? Analyze the reason. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम एक प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज कहाँ लगती हैं, कहाँ पे इंडस्ट्री ओनर्स इंडस्ट्री लगाना पसंद करते हैं, जहाँ पे मार्केट हो, जहाँ पे लेबर हो. पढ़ा ना अभी पीछे. सेम लॉजिक है. छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिल जाता है हमें आयरन और कॉन्सेंट्रेशन इतना सारा, अच्छी आयरन और, हेमेटाइट भी मिलता है जिसमें सबसे ज्यादा आयरन कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो फिर सही है ना, वहीं पे लगाएंगे. वैसे भी आयरन इतना हैवी होता है, आयरन इंडस्ट्री इज अ हैवी इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल हैवी है, तो दूर दराज लेके जाएंगे तो टूट फूट मचेगी, ऊपर से भारी भरकम ट्रांसपोर्ट के पैसे लगेंगे, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही लग जाती है इंडस्ट्री. राइट, सो लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर एंड आयरन माइंस आर अवेलेबल इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू. फर्स्ट पॉइंट. हाई ग्रेड आयरन ओर इज ऑल्सो अवेलेबल. हाई ग्रेड रॉ मटेरियल, आपको पता है कि आयरन इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट करती है. स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत आयरन जरूरी होता है, और स्टील बनाने के लिए, क्योंकि आयरन का एक अलॉय है स्टील, स्टील बनाने के लिए आपको कुकिंग कोल भी चाहिए होता है, लाइमस्टोन भी चाहिए होता है. तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक तो आयरन भी मिल जाता है, दूसरा ये दोनों रॉ मटेरियल भी मिल जाते हैं, तो आयरन इंडस्ट्री भी लग जाती है, स्टील इंडस्ट्री भी लग जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर. भाई छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है? वो हमारी वो जो स्टेट्स हैं जहाँ पे गरीबी ज्यादा है, झारखंड हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, बिहार हो गई, उड़ीसा हो गए, यहाँ से वर्कर्स मिल जाते हैं, सस्ते दाम में वर्कर्स मिल जाते हैं, चीप लेबर मिल जाता है, तो इंडस्ट्रीज को फायदा हो जाता है, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा क्या हो गया, बेहतर हो गया. नेक्स्ट, डेंस डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. वहां पे रेलवे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लेट्यू रीजन है, हिमालयस पे तो रेलवे बनाने में दिक्कत आती है, थार डेजर्ट में रेलवे बनाने में दिक्कत आती है, प्लेट्यू पे फिर भी बन जाता है. तो रेलवे भी अच्छा है, रोडवे भी अच्छा है, तो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है. अगर इंटरनली कंट्री के अंदर भी आपको भेजना है आयरन या स्टील तो भी ठीक है. अगर देश के बाहर एक्सपोर्ट करना है तो पास में कोलकाता पोर्ट है, एक पारादीप पोर्ट भी है. कहाँ पे पारादीप? उड़ीसा में, है ना. दोनों इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, तो वहां से एक्सपोर्ट भी हो सकता है. So all of these factors make the concentration of industries in Chota Nagpur Plateau very much probable. ठीक है. Next question. Describe any 3 major problems आएगा faced by cotton textile industries in India. Cotton textile industries महाराष्ट्र रीजन में concentrated क्यों है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और वो प्रॉब्लम्स क्या फेस करती हैं वो भी आ सकता है. जूट इंडस्ट्री हुगली बेसिन में कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है वो भी आ सकता है, और वो प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं वो भी आ सकता है. मैं वो 2 क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि जब इस चैप्टर को पढ़ाया था उसमें कराया था. ठीक है, तो वो देख लेना अगर मन करे तो. हाँ, तो कॉटन टेक्सटाइल को देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे यहाँ द वीविंग एंड द नीटिंग प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न. यार्न का मतलब धागा. हम क्या करते हैं, बेस्ट क्वालिटी यार्न एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें पैसे अच्छे मिलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अच्छा मिलता है. देश में बचता ही क्या है, मीडियोकर क्वालिटी का धागा या गंदी क्वालिटी का धागा. तो अपने ही कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स को बाहर से मंगाना पड़ता है सस्ता कपड़ा या धागा अच्छी क्वालिटी का. तो ये एक गलत पॉइंट है. दूसरी बात है, there are some large and modern factories in those segments but most of the production is fragmented small unit. देखो कपड़ा बनाने का पूरा प्रोसेस होता है ना. पहले रॉ कॉटन आता है, रॉ कॉटन से यार्न बनता है, धागा बनता है, यार्न को जोड़ जोड़ के क्या बनता है, फैब्रिक बनता है. फैब्रिक को जब बना रहे होते हैं तो उसमें वीविंग भी हो जाती है, राइट. उसमें कोई आपको जरी डालनी है, एम्ब्रॉयडरी डालनी है, तो वो भी होता है. अब देश में ऐसा है ना कि इतनी तरीके की जरी है, बनारसी कॉटन साड़ी और कलकत्ता की कॉटन साड़ी और कांजीवरम कॉटन साड़ी. सो देयर आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्राफ्ट अवेलेबल इन आवर नेशन. इसीलिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग है पूरी एक
फिनिश प्रोडक्ट बनाने की, वो काफी फ्रैगमेंटेड यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छे से बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो पा रहा है, दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, पावर सप्लाई इरैटिक है, तो सबको पता है ना, सबके घर बिजली 24/7 तो नहीं आ पाती है, तो पावर सप्लाई इरैटिक है। मशीनरी अपग्रेडेड, भाई पैसा कम है तो मशीनरी अपग्रेडेड कैसी होगी? अभी भी आप देखोगे कि कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, इंडिया की खुद की मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जो कॉटन प्रोड्यूस करती हो और कॉटन के कपड़े बनवाती हो बड़े स्केल पे, नहीं है। तो कमी है, हमारे इन्वेस्टमेंट की कमी है इस इंडस्ट्री में ना। तो छोटी छोटी जगहों पे बनता है कपड़ा, और छोटी छोटी जगहों के पास इतने फंड्स ही नहीं होते बच्चा कि मशीनरी आउटडेटेड हो गई है तो उसको रिन्यू करवा पाए। ऑल ऑफ दीज नीड्स इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ कंपटीशन। लेबर सस्ता बहुत है हमारे यहाँ, पर क्या लेबर एफिशिएंट है? आप सस्ते बहुत हो, आप कम पैसे पे काम कर रहे हो, लेकिन आप जो काम करके दे रहे हो 2 दिन के अंदर, वो एक इफिशिएंट लेबर, एक स्किल्ड लेबर अगर 2 घंटे में करके दे रहे हैं, फिर क्या फायदा आपके कम पैसे लेने का ना? तो लेबर लो स्किल्ड है, ये भी प्रॉब्लम है, ये मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम है। कुल देखो, ये वाला पॉइंट है ना, पावर सप्लाई वाला और अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और लो आउटपुट ऑफ लेबर, ये जेनेरिक पॉइंट है, आप डाल सकते हो कहीं पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 6 फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द लोकेशन ऑफ जूट मिल्स इन हुगली बेसिन। क्यों है हुगली बेसिन में? जूट को चाहिए पानी। पहली बात तो जूट बनाने के लिए रॉ जूट चाहिए। रॉ जूट उगता कहाँ है? रॉ जूट की अलग नखरे। रॉ जूट को चाहिए फ्लड प्रोन मिट्टी। अब बाढ़ वाली मिट्टी चाहिए। बाढ़ वाली मिट्टी कहाँ आएगी? बेसिन में आएगी। सबसे अच्छी, सबसे फर्टाइल बाढ़ वाली मिट्टी कहाँ पे आती है? हुगली बेसिन में आती है। गंगा नदी है, बेसिन बनाती है ना, तो मिट्टी भी अच्छी हुगली बेसिन में मिल जा रही है। ऊपर से कलकत्ता के आसपास, कलकत्ता में भी चीप लेबर मिल जाता है, कलकत्ता के आसपास की स्टेट्स में भी चीप लेबर मिल जाता है, तो लेबर की भी अवेलेबिलिटी अच्छी है। कलकत्ता पोर्ट इंटरनेशनल पोर्ट भी है, तो एक्सपोर्ट भी अच्छे से हो जाता है हमारा जूट अगर हमें करना है तो। वाटर ट्रांसपोर्ट वहां पे चीप भी है हुगली बेसिन में। आप सबने रोडवेज कह रही, कौन सा चैप्टर है वो? लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसमें पढ़ा है ना, वाटर इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो सस्ते में काम निकल जाता है। डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है वाटर हुगली बेसिन में, गंगा नदी में, और आपका इंटरनेशनल पोर्ट के लिए कलकत्ता भी हमारे पास है कि नहीं, हल्दिया पोर्ट भी है उधर, है ना, रिवर राइन। अच्छा चलो, वो दूसरा चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। एनीवे, तो जूट एक्सपोर्ट भी अच्छे से हो जाता है, डोमेस्टिकली भी अच्छे से यूज हो जाता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस और मेट्रो फैसिलिटीज के लिए कलकत्ता पास में ही है। कोलकाता, एज यू ऑल नो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट एंड फोरमोस्ट मेट्रो सिटीज इन द नेशन। सो पब्लिक फैसिलिटीज एंड ऑल द facilities that an industry needs, they have it. So these are the points. Next question. How are industries responsible for environmental degradation in India? Now we have come to the topic that I am interested in. Pollution, right? So industries हमारे देश में development करती हैं, all of that is fine, but at the same time they pollute our environment a lot because the laws are not so stringent in our nation. हमारे laws जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो बहुत पोल्यूशन होता है और उस पोल्यूशन पे काबू भी नहीं लगाया जाता है। सो गुड टॉपिक हैज कम। एनीवे, हाउ आर इंडस्ट्री रिस्पांसिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? देखो, पहली बात तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो वर्ड है ना, वो किसी एक पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। एनवायरमेंट में तो हर तरीके का पोल्यूशन आ जाता है। आप इसमें नॉइज पोल्यूशन की भी बात कर सकते हो, आप इसमें वाटर पोल्यूशन की भी बात कर सकते हो, इसमें थर्मल पोल्यूशन की भी बात कर सकते हो। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? गर्म पानी, जब गर्म टॉक्सिक पानी जब नदियों में फेंक देते हैं तो गर्म भी होता है, टॉक्सिक भी होता है, पूरी एक्वाटिक लाइफ मर जाती है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट, नॉइज ट्रांसपोर्ट कैसे, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऑल ऑफ दैट पोल्यूशन कम्स इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज करती है, कुछ इंडस्ट्रीज कोई एक पोल्यूशन करती है, कुछ इंडस्ट्रीज सारी करती है, पर करती सब है। सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वो भी इसी में आता है। सो पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर फ्रॉम इंडस्ट्रीज कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पहले तो आपने बता दिया कि इस तरीके के पोल्यूशन की वजह से एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, और ये पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रीज सारी की सारी करती है। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल इज बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज एमिट स्मोक इन द एयर। अभी भी हम जो है अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे रिलाय नहीं हो पा रहे। हम कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज किए जा रहे हैं सच एज फॉसिल फ्यूल। उसी को बार बार जला के उसी में से एनर्जी लेते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। उसको जला के एनर्जी लेने में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि पहली बात, फॉसिल फ्यूल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का। एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर बनने में उसको लगेंगे सैकड़ों साल, तब तक ह्यूमन काइंड बचेगा कि नहीं अपने को पता नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से पोल्यूशन बहुत होता है, स्पेसिफिकली एयर पोल्यूशन बहुत होता है, तो इट्स नॉट फिजिबल। थर्ड,
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरीके का वेस्ट होता है। वेस्ट को सेपरेट नहीं किया जाता, प्राइमरी ट्रीटमेंट तक नहीं किया जाता, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, सबको छोड़ दिया जाता है आसपास की नदियों में। यमुना की हालत तो आप देख ही रहे। डंपिंग ऑफ द वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज रेंडर द सॉइल्स यूजलेस। नदियों में छोड़ा, नदियों का पानी कहाँ गया? वो खेतों में गया, तो खेतों में टॉक्सिक पानी जा रहा है तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। वही खेतों का खाना हम खा रहे हैं, हमारी बॉडी में भी टॉक्सिसिटी जा रही है। यही पानी जो है जाके सेटल करके ग्राउंड वाटर से मिल रहा है, ग्राउंड वाटर भी टॉक्सिक हो रहा है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज एवरीथिंग इज गेटिंग पोल्यूटेड, जस्ट बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। Rainwater carrying pollutants from waste dumped by the industry seeps and contaminates the groundwater. छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था ना कि सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 NO2 बना लेता है एनवायरनमेंट में, और ये SO2 और NO2 क्या करते हैं? रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और तभी रेन वाटर को ये एसिडिक बना देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि बारिश नहीं होती है देश में, एसिडिक बारिश होती है। देख ही रहे हो ताजमहल का हाल, सैकड़ों सालों से, सैकड़ों तो नहीं पर इतने सालों से खड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? पीला होता जा रहा है। तो जितना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका मार्बल उतना टार्निश होता जा रहा है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट दैट इज जस्ट लाइक अ टेस्टिमनी कि कितनी एसिडिक रेन हमारे यहाँ होती है, ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन दैट वी क्रिएट। आप अगेन इसमें आप बाकी पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो जो मन करे। ओके, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पता है कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आने हैं टर्म 2 में, तो आई हैव एडेड वन सोर्स, वी विल रीड इट फर्स्ट एंड देन विल ट्राई टू आंसर। बट मैं हमेशा बोलती हूँ जब पेपर में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आए तो पहले सोर्स मत पढ़ना। अच्छा, मैं अभी आगे दिखाऊंगी तो तुम्हें आंसर दिख जाएंगे, बट पहले सोर्स मत पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना। क्या पता पूरा सोर्स पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े ना, तो पहले क्वेश्चन पढ़ना। एनीवे, इन एंशिएंट इंडिया, पुराने भारत में कॉटन टेक्सटाइल जो है वो हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग टेक्निक से प्रोड्यूस की जाती थी। 18वीं सेंचुरी के बाद पावर लूम्स यानी बिजली से चलने वाली लूम्स क्रिएट हो गई। जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उन्हें एक बहुत बड़ा धक्का लगा कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि जब हम अंग्रेजों के राज में थे, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो हाथ से चलती थी वो मिल के बने कपड़े से, अब मिल का बना कपड़ा सस्ता आता था, अपना कपड़ा महंगा आता था क्योंकि उसमें हैंड लेबर लगता था, तो उससे कम्पीट नहीं कर पाता था अपना कपड़ा। इन द अर्ली ईयर यानी कि पुराने सालों में जब शुरुआती हुई थी अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो महाराष्ट्र जहाँ पे कॉटन उगता था या गुजरात जहाँ पे कॉटन उगता था वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड हुआ करती थी, क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल भी मिल जाता था, मार्केट भी मिल जाता था, ट्रांसपोर्ट भी मिल जाता था, पोर्ट फैसिलिटीज भी मिल जाती थी। आपको पता है कांडला पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट है ना, लेबर भी मिल जाता था, मॉइस्ट क्लाइमेट भी मिल जाता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहीं पे लोकलाइज थी, लोकलाइज का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड थी एक ही जगह पे। दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक विद द एग्रीकल्चर। ये इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ऑफ कोर्स, तो एग्रीकल्चर के साथ इसका लिंक है। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, फार्मर्स को देती है। कॉटन बॉल प्लकर, कॉटन का जो फूल होता है ना उसको प्लक करने वाले के लिए भी हमें लेबर की जरूरत पड़ती है, उनको भी कॉटन बॉल प्लकर को भी देती है एम्प्लॉयमेंट। जो वर्कर्स इन इंडस्ट्री में एंगेज्ड हैं, जो गिनिंग करते हैं यानी कि रॉ कॉटन को थोड़ा फाइन करते हैं, स्पिनिंग करते हैं यानी कि धागा बनाते हैं, वीविंग करते हैं यानी कि कपड़ा बनाते हैं, डाई यानी कि रंगते हैं कपड़े को, डिजाइन यानी कि आपको फैब्रिक से कपड़े बना के देते हैं, राइट, पैकेजिंग, टेलरिंग, सुइंग, इन सारी इंडस्ट्रीज को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इनफैक्ट केमिकल एंड डाइज इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्योंकि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री मशीन्स बनाती है, केमिकल इंडस्ट्री डाई बनवाती है, तो इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है इनडायरेक्टली। स्पिनिंग यानी कि धागा बनाने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु यानी कि जहां पे कॉटन उगता है वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन जो वीविंग की प्रक्रिया है, धागे से कपड़ा बनाने वाली प्रक्रिया, वो पूरे देश में बटी हुई है, राइट। इट इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड की मतलब फैली हुई है पूरे देश में। क्यों? क्योंकि वीविंग के दौरान ही ना आप उसमें जरी का काम कर सकते हो, बाद में नहीं होता जरी का काम, ब्लॉक प्रिंट नहीं है वो। जरी मतलब जब धागा बन रहा है तो उसमें अलग अलग कलर के धागे डाल के आप पैटर्न क्रिएट करो, तो वो काम ट्रेडिशनल काम है और वो काम डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में है। लाइक आई सेड, बनारस में बनारसी जरी चलती है, तमिलनाडु में कांजीवरम जरी चलती है, तो वीविंग का काम जो है डीलोकलाइज्ड है। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। हमारा धागा बहुत अच्छा बनता है, वर्ल्ड क्लास लेवल का बनता है, बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैनॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न। लेकिन कपड़ा हमारे यहाँ गंदी क्वालिटी का बनता है, क्योंकि सारा अच्छा धागा तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, अपने लिए बचता है गंदा धागा, तो कपड़ा हम खुद के लिए गंदा कपड़ा यूज कर रहे हैं, अच्छा कपड़ा हम बेच दे रहे हैं, ठीक है।
वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। तो आज भी इंडिया में ट्रेडिशनली भी होता है, आपने सुना होगा, किसी फेयर वगैरह में गए होंगे, सूरजकुंड मेले या किसी मेला में गए होंगे, तो आपने हैंडलूम की साड़ीज या हैंडलूम के कुर्ते देखे होंगे। हैंडलूम का मतलब होता है कि वो हाथ से बना हुआ है, तभी उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। पावरलूम वाली चीजें भी मिलती हैं, जैसे जो हम पहनते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, या हैंडलूम की चीजें भी मिलती हैं। द हैंडस्पिन खादी, खादी आज भी जो है मोस्टली हैंडस्पन होता है, इसलिए थोड़ा महंगा भी होता है, लेकिन हैंडस्पन खादी ही इकलौता ऐसा कपड़ा है जो ट्रेडिशनल होते हुए भी देश में आज भी सरवाइव कर रहा है। आप अपने आसपास खादी ग्राम उद्योग जैसी मार्केट देख लेते होंगे, सो इट इज सेंस ऑफ अ लॉट ऑफ प्राइड दैट इट इज स्टिल सर्वाइविंग इन आवर नेशन। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है वीवर्स के बीच में, और कॉटेज इंडस्ट्री में काफी फेमस भी है खादी इंडस्ट्री। चलिए, तो अब देखिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? Why did a traditional industry suffer a setback during the colonial period? यानी कि जब अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर, तो हमारे जो ट्रेडिशनल कॉटन बनाने वाले वर्कर्स थे, उनको धक्का क्यों लगा? उनको धक्का इसलिए लगा क्योंकि वो हाथ से काम करते थे, उनका सामान महंगा आता था। फिर ब्रिटेन में आया सबसे पहले दुनिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉटन मिल्स आनी शुरू हो गई, कॉटन मिल्स में मशीन आने लग गई, तो जो कपड़ा 2 दिन में बनता था वो कपड़ा अब 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता था। 2 मिनट एग्जैजरेशन हो गया, 20 मिनट 1 घंटा में बन के तैयार हो जाने लगा। तो जब काम करने में टाइम कम लग रहा है और लेबर कम लग रही है, तो पैसे भी तो कम होंगे ना। तो कॉटन मिल से जो कपड़ा आता था वो सस्ता होता था, हमारे इंडिया का कपड़ा महंगा होता था। हमारे इंडिया के ही लोग हमारा कपड़ा खरीदना बंद कर चुके थे। आपको याद हो तो हमने पढ़ा है कि गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन करवाया था, तो बॉयकॉट करवाया था फॉरेन क्लोथ का। क्यों? ताकि हमारे इंडिया का हैंडलूम कपड़ा जैसे खादी या हैंडस्पन कॉटन को थोड़ा बढ़ोतरी मिले, राइट। नेक्स्ट, explain any 2 factors which were responsible for the concentration of cotton textile industry in Maharashtra and Gujarat. कॉटन इंडस्ट्री को क्या चाहिए? सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। कॉटन कहाँ मिलता है? ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल कहाँ होती है? महाराष्ट्र, गुजरात। तो फिर वहीं तो होगी कॉटन इंडस्ट्री। लेबर भी चीप मिल रहा है, इंटरनेशनल पोर्ट भी मिल रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, ऑल ऑफ दोस रीजंस। देन विच अदर इंडस्ट्रीज आर सपोर्टेड? बहुत सारी इंडस्ट्रीज लिख दो, 4 नाम आपको दिए हुए हैं। केमिकल इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनिंग, पैकेजिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, है ना। ये सारी इंडस्ट्री को कौन देता है एम्प्लॉयमेंट? कॉटन इंडस्ट्री। और भी देती हैं, बट कॉटन भी प्रीडोमिनेटली देती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है कि टेक्सटाइल बनने में, फिनिश प्रोडक्ट बनने में, मैंने बताया ना बहुत सारा प्रोसेस है, raw cotton, then fine cotton, then yarn, then weaving, then fabric and then garments, right? ये पूरा प्रोसेस हम अपने देश में कर लेते हैं, हमें किसी और देश पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट नेचर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। चलो, हो गए? तो होमवर्क क्वेश्चन देख लें, बता देना कमेंट्स में आंसर, ठीक है। अगर सारे नहीं भी आते तो जो आता है वो बता देना। पहला क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन कर दो। अक्सर बच्चे ना पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन छोड़ देते हैं, पढ़ लेना, ठीक है। पीडीएफ में अगेन मैं बोल रही हूँ, आंसर है इसके। व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री? थर्ड क्वेश्चन इज विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? बोलोगे मैम 1 मार्क के क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। हाँ, आ नहीं रहे हैं, पर आ सकता है ना, ये पार्ट में आ सकता है, तो आंसर बता देना मुझे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हैप्पी होली।